नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के फौरन बाद एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने 17वीं किस्त जो है उसकी मंजूरी दे दी है। तो ये किसानों को लेकर के जो पीएम मोदी ने फैसला लिया है, इस फैसले को लेकर के एक तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले किसानों और गरीबों के बारे में सोचा है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि फैसला लेने के फौरन बाद, माफ कीजिएगा, शपथ लेने के फौरन बाद इस तरीके के जो फैसले लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए भी लिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनके अंदर जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ के फौरन बाद ये फैसला लिया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे सुमित शशांक जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शशांक जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो फैसले लिए हैं ये किसानों के लिए, मतलब किसानों की जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए फैसले लिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि वर्षों से भारत भूमि को किसानों की भूमि के रूप में जाना जाता है और भारत की जो भौगोलिक परिवेश है वो कहीं ना कहीं भारत की जो कृषि मानसून आधारित कृषि रही है और हम प्राकृतिक तत्वों में विश्वास रखते हैं। हमारी जो मान्यताएं हैं उनमें प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान रहा, किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आपने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो कितनी दूरदर्शिता के साथ नदी जोड़ो परियोजना को लेकर के आया गया। अर्थात हजारों हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित नहीं थी, उस भूमि को सिंचित करके उस बंजर भूमि पर भी को भी कृषि योग्य बनाया जाए और उस भूमि पर भी हम अपने लोगों के लिए संसाधन मुहैया करा पाए और अन्न उपजा पाए। इसके लिए एक दूरदर्शी योजना जिसको लेकर के आदरणीय उस समय के हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए। क्योंकि आपने देखा होगा कि उसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार रही और किस तरीके से फसल जो है और खास करके अनाज जो है वो दूसरे देशों से मंगाया जाता था। कीड़े लगे हुए अनाजों को हमारे देश के जो मध्यम तबका है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो लोग हैं, उनको ये लोग प्रदान करने का काम करते थे। तो ये किस तरीके की नीति और का निर्माण ऐसे लोगों ने किया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शिता का परिणाम निकल करके आया कि हमारे जो कृषि भंडार हैं वो कृषि भंडार कहीं ना कहीं जो पूरे देश के द्वारा उपयोग किया जा सकता है एक वर्ष में, उससे लगभग 2.5 गुना ज्यादा अनाज हमारे कृषि भंडारों में उपलब्ध रहता है। और इसी का परिणाम निकल करके आया कि कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में जब एक बहुत बड़ा तबका काम पे नहीं जा पा रहा था, यानी कहीं ना कहीं अपनी दैनिक दिनचर्या में जो चीजें उनको आवश्यक थी उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा था, कहीं ना कहीं भोजन की जो उपलब्धता है वो बाधित हो रही थी, उसको पूरा करने का काम एक विजनरी प्रोजेक्ट के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और गरीबों के बेटे तो वो हैं ही, चाय बनाने वाले के तो बेटे वो हैं ही, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया। भाई, एक तरफ तो चलिए ठीक है, शपथ के फौरन बाद उन्होंने किसान निधि सम्मान योजना के तहत ये 17वीं किस्त को उन्होंने मंजूरी दे दी और किसानों को खुश कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ किसान खुश हुए तो दूसरी तरफ किसानों का एक बड़ा तबका है जो वो नाराज भी है और उस नाराजगी का नुकसान भी बीजेपी को हुआ है, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। तो आखिर वो किसान का एक जो बड़ा तबका है वो क्यों नाराज है? देखिए, उनकी भी तो अपनी मांग है। देखिए, नाराजगी कुछ भी नहीं है। बात ये है ना, बात ये है कि हमने किसानों को सीधा किसानों के लिए कार्य किया है, हमने बिचौलियों के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया। ये भी समझना है, बिचौलिए एक तरीके से अगर किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं तो ये जो किसान नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी एक व्यक्ति पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं किसानों का सम्मान करता हूं, हम सभी किसान परिवार से आने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि हम जिसे नेता मानते हैं, हमारे देश के जो सर्वोच्च पदों पे में से एक पद यानी प्रधानमंत्री जी के पद पे अगर एक ऐसा व्यक्ति विराजमान है जिसने हमेशा किसानों के दुख दर्द और तकलीफ को देखा है, जो व्यक्ति गांव-गांव में घूम करके किसानों के दुख दर्द तकलीफ को जानता हो,
वैसे व्यक्ति पर अगर कुछ एक लोग आरोप लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। उन्हें भी समझने की आवश्यकता है, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, और खास करके उनको भी उनके फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए अगर कोई काम कर रहा है। आप देखेंगे अभी हमारे नेता जिनको मध्य प्रदेश में मामा जी के रूप में जाना जाता है, वो मामा जी अब कृषि मंत्री के रूप में आसीन हो रहे हैं, और वो किस तरीके से कार्य करेंगे, वो किसानों के कितने चहेते हैं, कितने किसान जो हैं मध्य प्रदेश के किसान कितना उनमें विश्वास रखते हैं, बच्चे उन्हें मामा जी कहते हैं, तो यूं ही तो नहीं कहते ना। सवाल देखिए वही है, कृषि मंत्रालय में बदलाव हुआ ना, तो इस बदलाव को मैं वही कह रहा हूं कि किसानों का एक बड़ा तबका नाराज तो था। अब चूंकि शिवराज सिंह चौहान को एक कृषि मंत्रालय दिया गया, तो उनसे एक नई उम्मीद जो लोग हैं वो कर सकते हैं कि भाई अब वो जो हैं, हो सकता है कि जो पिछले कृषि मंत्री थे उनसे कुछ बेहतर करें। तो बिल्कुल उम्मीदें तो होनी ही चाहिए, उम्मीदें होनी चाहिए। उसके पिछले जो कृषि मंत्री थे उनसे जो जितनी उम्मीदें थी, उसके बाद के कृषि मंत्री से उससे ज्यादा उम्मीद, वो किसानों के उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है, देखना है ना कि ये कांग्रेस के काल के बाद से जिस तरीके से किसानों से संबंधित जो योजनाएं हैं, जो गड्ढे में पड़ी हुई थी, किसानों को ना एक तरीके से बधुआ मजदूर की तरह ये कांग्रेस के लोगों ने ट्रीट किया। कभी भी आपने देखा होगा कि ये कांग्रेस पार्टी कैसे समाप्त होती है, इसकी जो लेगेसी जो है वो कैसे समाप्त होती है। कभी भी इन्होंने किसानों के लिए सोचा क्या? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि 2014 में जिस तरीके से इनका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो हाशिए पे खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि विभिन्न आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसानों के हों, चाहे युवाओं के हों, चाहे माताओं के हों, बहनों के। कमबैक तो किया है ना सुमित भाई, इसको भी तो आप मानेंगे। आप 2014-2019 आप किसको कमबैक मानते हैं? नहीं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी तो हुई है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूं ना। भारतीय जनता पार्टी ने 400 का लक्ष्य नहीं पार किया। क्या ये कांग्रेस का कमबैक है कि कांग्रेस के युवराज को और कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को 99 सीट प्राप्त हुए, ये उनकी उपलब्धि है क्या? ये राहुल गांधी जो है, ये गांधी नेहरू परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही लेके आए ना कि 99 सीट। ये अभी कहाँ है पता कर लीजिए ना आप। लेकिन इटली चले गए होंगे अपने नानी गांव। 400 सीट वाली भी तो बात मानिए कि जिस तरीके से नारा दिया गया अब की बार 400। मैं मानता हूं इस बात को, 400 सीट की अगर बात होती है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां रही होंगी जो हम तो अपनी ये योजनाओं तो डाउनफॉल हुआ ना। ये डाउनफॉल एक तरीके से नहीं है। वोट प्रतिशत के मामले में जब आप देखेंगे ना, तो वोट प्रतिशत के मामले में कोई भी डाउनफॉल नहीं है। 2014 के अपेक्षाकृत 2019 में जितना वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसके बाद आप देखेंगे कि 2024 में मात्र 1% की कमी हुई। तो ये कहीं ना कहीं 2014 के अपेक्षाकृत आज भी हम कहीं आगे हैं। और मैं 2-3 योजनाओं के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में आप किसानों के लिए देखेंगे कि किसान फसल बीमा योजना जो कि पहले भी चली आ रही थी, आज भी वो चल रही है और आगे भी उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार भी होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना। आप गुजरात की 2-3 योजनाओं के विषय में मैं बताऊंगा जो कि किसानों के लिए चल रहे हैं। किसान सूर्य शक्ति योजना, जिसके माध्यम से ऐसे क्षेत्र जहां सूर्य की ऊर्जा ज्यादा उपलब्ध है, चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, तो ऐसे क्षेत्रों में किसान अपने खेतों में सोलर एनर्जी के जो पैनल्स हैं वो लगा सकते हैं सब्सिडाइज रेट पे, और सरकार उनसे उचित मूल्य पे वो बिजली जो है वो खरीद रही है। और कहीं ना कहीं बिजली के क्षेत्र में भी, आप ऊर्जा के क्षेत्र में देखें कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और आत्मनिर्भर होने के अलावा हम दूसरे देशों को बिजली प्रदान कर रहे हैं। तो क्या ये उपलब्धि नहीं है क्या? ये इंडी अलायंस के लोग क्या एक साथ दिख रहे हैं क्या? अभी अब जैसे ही सरकार का फॉर्मेशन हुआ, इनके भीतर भी तो बिखराव नजर आ रहे हैं। सब अपने अपने कुनबे को बचाने में लगे हुए हैं। कह रहे मोदी जी आ गए, अब भ्रष्टाचारियों की ये जो जमात है, ये भ्रष्टाचारियों की जमात बचने वाली थोड़े ना है। चाहे बिहार में लालू जी की बात कर लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश में मुलायम जी की बात कर लें, अब किसी तरीके से 10 साल से ये शून्य पे थे, एक तरीके से शून्य मान सकते हैं। अगर आज इनको 36, 37, 38 सीटें आ जाती हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के दाग हैं वो जो धुल जाएंगे।
बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों ने आतंकी मानसिकता के लोगों को प्रश्रय दिया। कसाब की वकालत करने वाले लोग हैं ये। देश में होली दीपावली के समय बॉम्ब विस्फोट हुआ करते थे, ये भी तो देखना है ना। और वैसे लोगों को बचाने का काम इन लोगों ने किया है। हमने हमेशा, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसानों के लिए जितने भी प्रयास होने चाहिए उससे ज्यादा प्रयास, जो 14 में प्रयास हुए उससे ज्यादा 19 में प्रयास हुए, और अगर कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं तो 24 में उसको भी पूरा करेंगे। ये देश हमारा है, ये देश किसानों का है, और खास करके 70% से भी ज्यादा आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र से आती है। तो निश्चित रूप से उनके बगैर तो देश ही नहीं है, तो उनके लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, आप कुल मिला के कह रहे हैं कि जो किसानों की जरूरत है वो आने वाले, अब जो तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनी है तो उसमें भी किसानों की जरूरतों को पूरा ख्याल रखा जाएगा। और बिल्कुल शपथ ग्रहण के फौरन बाद जिस तरीके से पीएम मोदी ने किसानों को लेकर के जो फैसला सुनाया और उन्होंने किसान निधि सम्मान योजना के तहत 17वीं किस्त के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक संदेश देने की कोशिश की कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सरकार की, वो किसान हैं, गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं। तो खैर अभी जो कुछ भी पीएम मोदी ने फैसला दिया है, आगे देखने वाली बात होगी कि किसानों को और न्याज भाई एक चीज और, किसानों की तरफ से मैं आज पूरा देश का जो भी किसान है ना, किसान वर्ग जो आता है, उनकी तरफ से उनकी जो भावनाएं है ना वो इस प्रकार से है कि ये धरा बड़ी उत्साहित है, कन कन में राम प्रवाहित है, थी कृपा आपकी कर पाया, ये जो कुछ थोड़ा अर्पित है। ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो मोदी जी ने किया, ये उनकी कृपा थी, जो किसानों की कृपा थी, जो मोदी जी ने उन पे अर्पित किया है। चलिए, बीच बीच में जो ये जो कविता की लाइन आप बोलते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। खैर, तो किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो आदेश दिया है, जो 17वीं किस्त की मंजूरी दी है, इससे किसान वर्ग जो है वो काफ़ी खुश हुआ है। और ठीक ऐसे ही आगे देखते हैं किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हमेशा से वो ये कहते रहे हैं कि किसान उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आगे क्या कुछ किसानों के लिए होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आज के 1 साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय ले बैठ गई तो यहाँ नाड़ सूंस नीचे बनी, फिर मैं तो उठी पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिस्क चिक गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई, तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि आप जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था। कुछ उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हमने ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, यूट्यूब पे आया इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है, तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं। तो मंगाया तो उन्होंने गोंसिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका और अच्छे से लिया, तो उसमें काफ़ी टाइम से आराम है। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है, और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना।